ऑल मूवी लवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिनेमा बातचीत। होप यू ऑल आर कीपिंग अप सेफ। और आज मैं श्रेया आप लोगों के साथ एक बहुत ही अमेजिंग एंड मच अवेटेड मूवी ऑफ मार्वल यूनिवर्स जो कि 26th मूवी है जिसका नाम है इटर्नल्स, वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि वर्ल्ड वाइड 5 नवंबर को रिलीज की गई थी। एंड ये बहुत ही अमेजिंग मूवी है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स डाले गए हैं और इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे इटर्नल अर्थ और अर्थ के लोगों को प्रोटेक्ट करने में लगे रहते हैं। तो बातचीत को यही रोकते हैं और सीधा चलते हैं मूवी की समरी की तरफ। लेकिन उससे पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि उससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। और हमारे चैनल पर हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ अमेजिंग गिव अवेज भी चल रहे हैं, जिसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अब सीधा चलते हैं मूवी की समरी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में बताते हैं आज से बहुत साल पहले, जब धरती का कोई नामो निशान भी नहीं था, तब सेलेस्टियल्स नाम की एक प्रजाति थी जो दुनिया पे राज करती थी। और अरिशेम नाम के सेलेस्टियल ने पहले सूरज बनाया जिसकी हेल्प से रोशनी आई, और फिर उन्होंने पूरे यूनिवर्स को बनाया और धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ने लगी और धरती में जान आ गई। और कुछ टाइम बाद डीप स्पेस से कुछ डिवियंस आए जो अपना पेट इंसानों को खाकर भरते थे और वो एक मॉन्स्टरस प्रजाति थी। और उनसे धरती और धरती के लोगों को बचाने के लिए अरिशेम ने ओलंपिया नाम के एक प्लैनेट से इटर्नल को धरती पर भेजा और उनकी स्टारशिप पे जिसका नाम था डोमो। और इटर्नल्स धरती पे आके वहाँ के लोगों को बचाते थे इन डिवियन से, और इटर्नल्स टाइम आने पर डिवियन से लड़ते थे और मैनकाइंड को प्रोटेक्ट करते थे इन डिवियन से। और 1521 में जो आखिरी बचा हुआ डिवियन था, इटर्नल्स ने उसे भी मार गिराया था। लेकिन उसके बाद भी इटर्नल्स ने मैनकाइंड को प्रोटेक्ट करना नहीं छोड़ा और उनको प्रोटेक्ट करते रहे। और अब सभी इटर्नल्स धरती पे ही रहते हैं और सब अलग अलग हो गए हैं और दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अरिशेम के लौटने का वेट कर रहे हैं। मूवी अब प्रेजेंट में आ गई है और 10 सुपर पावर्ड इटर्नल्स 7000 सालों से अभी भी धरती पे रह रहे हैं और बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील करे मैनकाइंड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये इटर्नल्स हैं अज़क, सर्सी, इकरिस, किंगो, स्प्राइट, फेस्टोस, मकरी, ड्रूइग, गिलगामेश एंड थियाना। और इनके पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में अपने चैनल पर दी थी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं और सभी इटर्नल्स के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। मूवी अब प्रेजेंट में है और वहाँ सर्सी को दिखाते हैं जो लंदन में रहती है और डेन वाइटमैन के साथ रिलेशनशिप में है और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में एज अ टीचर जॉब करती है। और सर्सी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक बहुत ही तेज अर्थक्वेक आता है और सर्सी अपने सुपर पावर की हेल्प से सबको बचा लेती है और किसी को पता भी नहीं लगने देती कि वो एक इटर्नल है। नेक्स्ट सीन डेन और सर्सी को एक पार्टी में दिखाते हैं और दोनों वहाँ डेन के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे थे। उस पार्टी में स्प्राइट भी होती है जो किसी और के रूप में होती है और वो वहाँ किसी और के साथ आई होती है। सर्सी डेन को एक बहुत साल पुरानी एक रिंग गिफ्ट करती है जो डेन के एंसेस्टर्स को बिलोंग करती है और ये देखकर डेन काफ़ी शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें इतनी पुरानी अंगूठी कहाँ से मिली, क्योंकि उसे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सर्सी धरती पे हजारों सालों से है। पर उसे स्प्राइट से ये ज़रूर पता लग चुका है कि सर्सी और स्प्राइट के पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं और वो सर्सी से पूछता है क्या तुम्हें डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी पावर्स हैं, और ये सुन के सर्सी बिल्कुल चुप हो जाती है। एक्चुअली इटर्नल्स अपनी पावर्स के बारे में किसी को नहीं बता सकते, लेकिन स्प्राइट ने डेन को ये सब बता दिया था और साथ ही में इकरिस और सर्सी के पास्ट रिलेशन के बारे में भी बता दिया था। नेक्स्ट सीन में सर्सी, डेन और स्प्राइट को दिखाते हैं वो तीनों एक रोड पर चल रहे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं और तभी एक डेवियन उन पे अटैक कर देता है। और इस बार डेवियन किसी इंसान को मारने या खाने नहीं आया, बल्कि वो इटर्नल्स के पीछे है और वो
सर्सी और स्प्राइट पर अटैक कर देता है और डेविन से लड़ने के लिए सर्सी और स्प्राइट अपनी पार्ट्स का यूज करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं स्प्राइट अपनी पार्ट्स से इल्यूजन क्रिएट कर सकती है, तो वो अपने बहुत सारे क्लोन्स बना देती है। पर डेविन काफी स्मार्ट था और वो समझ जाता है कि असली स्प्राइट कौन है और सर्सी और स्प्राइट डेविन का सामना कर ही रहे होते हैं और इस डेविन से वो हारने वाले होते हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है इकरिस की और वो अपनी आंखों से सुपरमैन की तरह लेजर निकालता है और डेविन को मार देता है। पर बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली डेविन अपने आप को हील कर लेता है और इकरिस से बच के निकल जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सर्सी और डेन की तरफ और डेन तब सर्सी से उसके बारे में और उनकी पावर के बारे में पूछता है। तब सर्सी उसे सेलेस्टियल्स के बारे में बताती है और कैसे वो धरती पे आए और उन्हें यहाँ क्यों भेजा गया और अब बस वो अरिशैम के नेक्स्ट ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। सर्सी उसे अपने और इकरिस का रिलेशन के बारे में भी बताती है जो 5000 साल तक चला था और एक दिन वो अचानक कहीं चला गया, जिसके बाद वो इकरिस से आज ही मिली है। सर्सी उसे ये भी बताती है कि उन्होंने 500 साल पहले ही सभी डेविन्स को मार दिया था, पर पता नहीं ये डेविन कहाँ से आ गया। और वो उसे ये भी कहती है कि उसे जाना होगा डेविन्स को मारने के लिए और इंसानों को बचाने के लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सर्सी के घर की तरफ, जहाँ स्प्राइट, सर्सी और इकरिस उस डेविन के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसने उन पर अटैक किया था और कैसे उसने अपने आप को हील कर लिया, जो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है और ऐसा उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि वो पहले भी बहुत से डेविन्स को मार चुके हैं। पर ये उनके लिए बहुत ही अजीब था और वो डिसाइड करते हैं इस पावरफुल डेविन के वर्जन से लड़ने के लिए हमें एक साथ फिर से मिलना होगा और इसका सामना करना होगा। और तब वो डिसाइड करते हैं जो एटर्नल का लीडर है जिसका नाम अज़क है, उसके पास जाकर बात करने की और सभी एटर्नल्स को वहां बुलाने की, क्योंकि इन पावरफुल डेविन से साथ मिलके ही लड़ाई हो सकती है। इसके बाद मूवी चली जाती है फ्लैशबैक में आज से 500 साल पहले का एक सीन दिखाते हैं जहां बेबीलोन सिटी में डेविन्स ने वहां के लोगों पर अटैक कर दिया था और उन्हें खाने जा रहे होते हैं और तभी वहां एंट्री होती है एटर्नल्स की और ये बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही स्पेशल इफेक्ट्स के साथ सीन दिखाया गया है और वीएफएक्स देखने को मिलेंगे और टिपिकल मार्वल मूवी की तरह एक बहुत ही अमेजिंग फाइट दिखाई गई है डेविन्स और एटर्नल्स के बीच। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है अज़क की तरफ जिसके पास पार्ट्स थी सेलेस्टियल अरिशैम से बात करने की और वो अरिशैम को कहती है कि उन्होंने सभी डेवियंस को मार दिया है और ये भी कहती हैं कि धरती बहुत ही अच्छी लगती है और ये दुनिया काफ़ी अच्छी है जो आपने बनाई है। पर अरिशैम उन्हें कहते हैं कि तुम सिर्फ अपने काम पर ही फोकस रखो और धरती पर किसी से भी अटैच होने की कोई ज़रूरत नहीं है और अज़क उसकी बात मान जाती है। उसके बाद सभी एटर्नल्स को अज़क के साथ बैठे हुए उनकी स्पेसशिप में देखते हैं। तभी फेस्टस उसके बनाए हुए कुछ चीज़ें दिखाता है जो इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है और जिसे वो अपने काम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं स्प्राइट ने एक इल्यूजन क्रिएट किया है और ऐसा लगता है जैसे बेबीलोन सिटी में पार्टी चल रही है। तभी इकरिस को दिखाते हैं जो सर्सी से प्यार करता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करना चाहता है और अज़क और थियाना उसे मोटिवेट करते हैं और इकरिस को प्रपोज करने के बाद दोनों की शादी दिखाई जाती है जो एक इंडियन वेडिंग की तरह थी और शादी के बाद उनकी सुहागरात थी। इसके बाद मूवी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। स्प्राइट, इकरिस और सर्सी को एक कार में दिखाते हैं और ये लोग साउथ डेकोटा की तरफ जा रहे होते हैं अपने लीडर अज़क से मिलने के लिए और डेविन्स के बारे में बताने के लिए और वहां पहुंच के वो देखते हैं कि अज़क तो मर चुकी है और डेविन ने उसको मारने के बाद उसकी सारी पार्ट्स एब्जॉर्ब कर ली हैं और इन्हीं पावर्स की वजह से वो इतना पावरफुल हो गया है और खुद को हील कर पा रहा है। अज़क ने सर्सी को अपना सक्सेसर चूज किया है और दिखाते हैं
सर्सी की बॉडी में एक और चल रहा है और वो अरिशम के पास पहुंच गई है और उससे बातें कर रही है। और तब अरिशम उसे बताता है कि अब टाइम आ गया है और इटर्नल का मिशन सिर्फ डेविन से लड़ना नहीं था, पर धरती के लोगों को एमरजेंस के लिए प्रिपेयर करने का था। एमरजेंस क्या है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। और तभी सर्सी वापस आ जाती है और ये सब वो स्प्राइट और इकरिस को बताती है। और तभी इकरिस पूछता है क्या तुमने सच में अरिशम से बात करी है, और तभी वो समझ जाता है कि सिचुएशन काफ़ी सीरियस है। और तब वो डिसाइड करते हैं कि हमें सभी एटर्नल्स को बुलाना पड़ेगा और साथ में डेविन से लड़ना होगा। उसके बाद फिर से एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है आज से 500 साल पहले का, जहां पर एक वॉर चल रहा होता है और लोग एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। और ये देखकर ड्रूइग काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हमें इस कत्लेआम को रोकना चाहिए और मैं लोगों को मेंटली मैनिपुलेट करके ऐसा कर भी सकता हूँ। पर अज़क उसे बिल्कुल मना कर देती है क्योंकि वो इंसानों की किसी भी बात में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये करना उनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं था क्योंकि ये उनकी डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं था। वो सिर्फ डेविन से रिलेटेड चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसे सुन के ड्रूइग बहुत गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि थियाना को कुछ हो गया है और वो मेंटल बैलेंस खो रही है और वो अपने ही टीम मेंबर्स पे अटैक कर देती है। और तब अज़क डिसाइड करती है उसकी सारी यादें मिटाने की, पर गिलगामेश उसे रोकता है और कहता है कि ऐसा मत करो। पर अज़क के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और इस वजह से उनके बीच एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। तभी अज़क एक फैसला लेती है और सभी एटर्नल्स को कहती है अब टाइम आ गया है, हमें अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए क्योंकि अब हम सब बिल्कुल अलग सोचने लगे हैं। और जब अगली बार हम मिलेंगे हम अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे से ज़रूर शेयर करेंगे। और उसके बाद सभी एटर्नल्स अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और यही रीज़न था कि ये सब 500 साल पहले अलग हो गए थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक और एटर्नल किंगो की तरफ प्रेजेंट में, जो बॉलीवुड का एक बहुत ही बड़ा स्टार बन गया है। और उसे मिलने पहुंचते हैं स्प्राइट, इकरिस और सर्सी। और वहाँ किंगो के मैनेजर को भी दिखाया जाता है। किंगो इकरिस और बाकी एटर्नल से मिलके काफ़ी खुश होता है और कहता है 500 साल में ये उनका पहला रीयूनियन है। और ये सब एक प्लेन में बैठकर निकल पड़ते हैं गिलगामेश और थियाना से मिलने के लिए। और रास्ते में किंगो उन्हें अपने बॉलीवुड करियर के बारे में बताता है और ये भी बताता है वो 4 जनरेशन से बॉलीवुड में काम कर रहा है। क्योंकि एटर्नल्स एज नहीं लगते, इसी वजह से उसने इस चीज़ का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया और बॉलीवुड को बहुत सी अमेजिंग मूवीज़ भी दी हैं। उसके बाद ये सभी गिलगामेश और थियाना के पास पहुंच जाते हैं। गिलगामेश कहता है थियाना को पहले वो समझा के आता है तब तुम सब उसे मिलना, वरना वो तुम सब पर अटैक कर देगी। और थियाना को समझाने और सब याद दिलाने में स्प्राइट गिलगामेश की मदद करती है और थियाना को एटर्नल्स के बारे में याद दिलाती है इल्यूजन्स की हेल्प से और थियाना को सब याद आ जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां सभी एटर्नल्स लंच कर रहे होते हैं और तब इकरिस और सर्सी उन्हें अज़क की डेथ के बारे में बताते हैं और कैसे ये काम एक डेविन ने किया है और वो अज़क की पावर से कितना पावरफुल हो गया है और हमें इन सब को साथ मिलके रोकना पड़ेगा। सर्सी कहती है इस सब से पहले मुझको एक बार अरिशम से बात करनी चाहिए और फिर एक बार ऑर्ब की हेल्प से अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाके अरिशम से बात करती है। और तब अरिशम उसे बताता है कि तुम्हारा असली काम डेविन्स को मारना या डेविन से लड़ना नहीं था, बल्कि इस दुनिया और दुनिया के लोगों को एमरजेंस के लिए तैयार करना था। एमरजेंस मतलब एक सेलेस्टियल का जन्म और एक सेलेस्टियल के जन्म को लगते हैं पूरे 7000 साल। अरिशम सर्सी को समझाता है कि अलग अलग प्लैनेट्स में सेलेस्टियल सीड्स प्लांट करते हैं पॉपुलेटेड प्लैनेट पे ताकि नए सेलेस्टियल का जन्म हो सके और जैसे ही प्लैनेट
फल फूल जाता है और उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तब 7000 साल बाद एक सेलेस्टियल जन्म लेता है और वो अपनी सारी पावर सभी लोगों से लेता है जो धरती पे रहते हैं। और अब वो टाइम आ गया है एक और सेलेस्टियल के जन्म का, जो धरती से निकलेगा और पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर इजी लैंग्वेज में बात करें तो एमर्जेंस का मतलब है एक सेलेस्टियल का जन्म किसी भी प्लैनेट से, पर उस प्लैनेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के बाद। सेलेस्टियल ने एटर्नल्स को धरती पे डेवियंस को मारने के लिए भेजा है ताकि वो धरती की पॉपुलेशन खाकर ख़त्म ना कर दे, क्योंकि सेलेस्टियल एक भरे पूरे प्लैनेट से ही जन्म लेता है। इनफैक्ट इस कॉन्वर्जेशन के टाइम सर्सी को ये भी पता लगता है कि एमर्जेंस के बाद सभी एटर्नल्स को क्रायोजेनिक स्लीप में भेज दिया जाएगा अंटिल देयर नेक्स्ट मिशन, और उन्हीं की तरह बहुत से एटर्नल्स हैं अलग अलग प्लैनेट्स पर। सर्सी ये सब सुनकर काफी शॉक में आ जाती है और सोचती है कि अरिशेम, जिसे वो अपना सब कुछ मानते थे, वो कितने मतलबी और गलत हैं, कि वो एक सेलेस्टियल के जन्म के लिए कितने सारे बेकसूर लोगों को मार सकते हैं और पूरा का पूरा प्लैनेट ही ख़त्म कर देते हैं। होप मैंने आपको एमर्जेंस का मतलब अच्छे से समझा दिया है। तो आगे बढ़ते हैं मूवी की कहानी की तरफ। सर्सी ये सब बातें सभी एटर्नल्स को बताती है और सभी एटर्नल्स रीयूनाइट हो जाते हैं और एक प्लान बनाते हैं एमर्जेंस को रोकने का। सभी एटर्नल्स फिर ड्रूइग के पास पहुंच जाते हैं ताकि वो उसकी पावर से सेलेस्टियल के माइंड को मैनिपुलेट कर सके और एमर्जेंस को रोक सके, पर ड्रूइग ये करने से बिल्कुल मना कर देता है और कहता है मैं सेलेस्टियल से नहीं लड़ूंगा और ना उनके अगेंस्ट कुछ भी करूंगा, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं, और वो उनकी हेल्प करने से साफ इनकार कर देता है। उसी टाइम उन सभी पे कुछ डेवियंस अटैक कर देते हैं। तब डेवियंस और एटर्नल्स की एक बहुत ही शानदार लड़ाई दिखाई जाती है और इस लड़ाई में काफी सारे डेवियंस मर जाते हैं, पर जिस डेवियन के पास अज़क की पावर थी वो बच जाता है और गिल्गामेश को मार के उसकी पावर्स भी ले लेता है और वो एक ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद उसका सामना होता है थियाना से, जो अपनी पावर्स और फाइटिंग स्किल्स की हेल्प से उस डेवियन से लड़ती है और उसे वहीं मार डालती है। उसके बाद एटर्नल्स पहुंचते हैं फेस्टोस के पास और उसे पूरी सिचुएशन समझाते हैं और उसे हेल्प मांगते हैं, क्योंकि 7000 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ ही दिनों में एमर्जेंस हो सकता है। फेस्टोस एक ब्रेसलेट बनाता है और जब ये ब्रेसलेट सब साथ में पहनेंगे तो एक यूनिमाइंड क्रिएट होगा, जिसकी हेल्प से वो सब एमर्जेंस को रोक पाएंगे। सब इतने सालों से धरती पे हैं, उन्हें धरती से प्यार तो हो गया है और वो ये एमर्जेंस रोकना चाहते हैं, और यूनिमाइंड क्रिएट करने से पहले सब इसके बारे में बहुत सोचते हैं और उसी के बीच इकरिस को दिखाते हैं और उसकी और अज़क की एक कॉन्वर्जेशन दिखाते हैं। और यहाँ खुलता है मूवी का सबसे बड़ा राज। इस सीन में अज़क और इकरिस को बात करते दिखाते हैं और अज़क कहती है एमर्जेंस बस 7 दिनों में होने वाला है और मैं धरती और धरती के लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, तो तुम सभी एटर्नल्स को इकट्ठा करो और हम साथ मिलके सेलेस्टियल्स के खिलाफ लड़ेंगे और एमर्जेंस को रोकेंगे। दैट मीन्स इकरिस को एमर्जेंस के बारे में सब पता था और अज़क ने उसे सब पहले ही बता दिया था। ये सुनकर इकरिस अज़क को अलास्का की तरफ ले जाता है और वहां जाकर उसे बताता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फ्रीज डेवियंस वापस बाहर निकल रहे हैं, और इस कॉन्वर्सेशन के बाद ही इकरिस अज़क को जान से मार डालता है और उसकी बॉडी को वापस साउथ डेकोटा में रख देता है। और वो ये सब सेलेस्टियल्स का भरोसा पाने के लिए कर रहा था और उनके कहने पर कर रहा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। इकरिस और सर्सी को दिखाते हैं और इकरिस उसे अपना प्यार कन्फेस करता है, पर उसी टाइम सर्सी को कुछ फील होता है और वो अपना कंट्रोल खोने लगती है और वो इकरिस को कहती है कि एमर्जेंस स्टार्ट हो गया है और टाइम आ गया है। माकरी, जो एटर्नल्स की स्पेसशिप डोमो में ही रहती थी, उसे फेस्टोस बोलता है जल्दी से पता लगाओ कि अर्थ में एमर्जेंस कौन से पार्ट में हो रहा है और कहाँ हो रहा है, और मकरी अपनी स्पीड के हेल्प से एमर्जेंस की लोकेशन का पता लगा लेती है, जो इंडियन ओशन के एक एक्टिव वोल्केनो पे हो रहा था। दूसरी तरफ इकरिस को दिखाते हैं
जो सभी एटर्नल्स को बताता है कि वो इस इमरजेंस के बारे में पहले से ही जानता है और वो सेलेस्टियल्स के साथ है और उनके लिए काम करता है, और अगर किसी ने इस इमरजेंस को रोकने की कोशिश की तो जैसे उसने अज़क को मारा है वो तुम्हें भी मार देगा और सब पे अटैक कर देता है, और कहता है कि एक प्लैनेट ख़त्म होगा और उसके बाद सेलेस्टियल और बहुत से प्लैनेट्स बना सकता है। और ये सुनकर स्प्राइट एंड किंगो इकरिस के साथ मिल जाते हैं और बाकी बचे हुए 5 एटर्नल्स यानी कि थियाना, सर्सी, फेस्टोस, ड्रूइग और मकरी निकल पड़ते हैं इस इमरजेंस को रोकने के लिए। इकरिस, किंगो और स्प्राइट इन सभी को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं और एटर्नल्स की लड़ाई शुरू हो जाती है। एंड इस लड़ाई को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करके आपका मज़ा किरकिरा नहीं करूँगी, क्योंकि फाइट में बहुत से स्पेशल इफ़ेक्ट्स और VFX यूज़ किए गए हैं। ये फ़ाइट आप मूवी में देखेंगे तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे। ये फ़ाइट चल ही रही होती है, तभी एक डेविएंट एटर्नल्स पर अटैक कर देता है और अब एटर्नल्स को स्प्राइट और इकरिस के साथ डेविएंट को भी रोकना है और साथ ही में इमरजेंस को भी। और ये डेविएंट अटैक करता है थियाना को, और थियाना और उसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई होती है और एक बार तो थियाना अपना मेंटल कंट्रोल खो ही देती है और बहुत ही मुश्किल से उस डेविएंट को मार डालती है। उसके बाद सभी एटर्नल्स रेडी होते हैं ब्रेसलेट पहन के यूनिमाइंड क्रिएट करने के लिए, तभी इकरिस सर्सी पे अटैक कर देता है पर उसे नहीं मार पाता क्योंकि वो उसे काफ़ी प्यार करता था, और ड्रोइग भी स्प्राइट को रोक लेता है। उसके बाद सभी बचे हुए एटर्नल्स मिलके, जिसमें स्प्राइट और इकरिस भी इंक्लूडेड हैं, फेस्टोस के दिए गए ब्रेसलेट पहनते हैं और एक यूनिमाइंड क्रिएट करते हैं। और सर्सी एक सबसे स्ट्रॉन्ग एटर्नल है और वो किसी भी मैटर को मैनिपुलेट कर सकती है। वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है और माउंटेन के मैटर को मैनिपुलेट करके सेलेस्टियल, जिसका नाम होता है टियामुट, उसका थोड़ा सा हाथ और सिर धरती से बाहर आ गया था, उसे पत्थर का बना देती है और इमरजेंस वहीं का वहीं रुक जाता है और पूरी धरती तबाह होने से बच जाती है। इसके बाद दिखाते हैं इकरिस अपनी पूरी टीम को धोखा देने की वजह से और सर्सी को मारने के अटेम्प्ट से काफ़ी गिल्ट में आ जाता है और वो बहुत ही स्पीड से सन की तरफ बढ़ता है और उसके अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ सर्सी स्प्राइट की रिक्वेस्ट पे उसे एटर्नल की सारी पावर्स ले लेती है और यूनिमाइंड की बची हुई पावर से उसे एक नॉर्मल इंसान बना देती है, जिसके बाद वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी बिता पाएगी। एंड में 6 एटर्नल्स बच जाते हैं, जिनमें से 3 यानी कि थियाना, ड्रूइग और मकरी अपनी स्पेसशिप डोमो में बैठकर निकल जाते हैं, बाकी एटर्नल्स को ढूंढने और अपने साथ मिलाने जो दूसरे प्लैनेट्स हैं और इमरजेंस के लिए प्लैनेट को प्रिपेयर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सर्सी, फेस्टोस, किंगो और स्प्राइट धरती पे ही रहते हैं। उसके बाद सर्सी को और डेन को दिखाते हैं जो साथ में वॉक कर रहे हैं, और डेन तब सर्सी को अपना प्यार कन्फेस करता है और उससे कहता है कि मेरी भी एक फैमिली हिस्ट्री है और मैं तुम्हें वो बताना चाहता हूँ। पर उससे पहले कि वो उसे कुछ बताता, अरिशम सेलेस्टियल किंगो फेस्टोस और सर्सी को अपने साथ ले जाता है और उनसे पूछता है कि तुमने इमरजेंस को क्यों रोका और इन लोगों की जान बचाने के लिए तुमने हिम्मत कैसे की कि एक सेलेस्टियल को कुर्बान कर दिया। वो उन्हें कहता है कि वो उनकी इस हरकत से काफ़ी नाराज़ है, पर वो सभी एटर्नल्स की मेमोरीज को देखेगा और अगर उसे लगा कि ह्यूमंस वर्दी हैं तो इस सैक्रिफाइस के लिए वो सबको बख्श देगा। और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मिड क्रेडिट सीन में दिखाते हैं थियाना, मकरी और ड्रूइग से मिलने एटर्नल एरोस आता है उनकी स्पेसशिप डोमो में, और एरोस और कोई नहीं बल्कि थैनोस का भी है और वो अपने एक असिस्टेंट पिप द ट्रॉल के साथ आता है और वो उन्हें हेल्प ऑफर करता है बाकी एटर्नल्स को ढूंढने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डेन की तरफ और इस पोस्ट क्रेडिट सीन में डेन को एक पुराना और पुश्तैनी बॉक्स खोलते हुए दिखाते हैं और उसमें से एक तलवार निकलती है जो होती है द लेजेंडरी एबनी ब्लेड, और पीछे से एक आवाज़ आती है, आर यू रेडी मिस्टर डेन। एंड इसे पता लगता है कि डेन मार्वल की आने वाली मूवीज़ में ब्लैक नाइट का रोल निभाने वाले हैं। और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।
प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जल्द ही 5000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट अचीव करने में हमारी हेल्प करें एंड 10 लकी सब्सक्राइबर्स कैन विन सम अमेजिंग गिव अवेज वंस वी कंप्लीट 5000 सब्सक्राइबर्स. Subscribe now to Cinema Baatcheet and keep watching and sharing our videos. See you in the next video. Till then, stay tuned and keep watching Cinema Baatcheet.